नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आपको पता है मैंने आपके लिए बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी थी, थ्योरी क्लास, और आज का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि आप अगर रेगुलर देखेंगे और कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको साइंस समझ में आएगी। साइंस का एक सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। अगर आप क्रम से अध्ययन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप क्रम से अध्ययन नहीं कर रहे हो तो साइंस आपको समझ में आने वाली नहीं है। सभी का स्वागत करता हूं ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, बस आप एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जिसने कल का वीडियो देखा उनको तो पता है भी कितना अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूं मैं। किसी भी प्रकार के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको दूंगा, पूरा साइंस में आपको दूंगा, बिल्कुल फ्री के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। यानी छोटी से छोटी एग्जाम के लिए भी काम आएगा और बड़ी से बड़ी एग्जाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है। अगर आप पटवार की तैयारी करते हैं, एसीएफ यानी वनपाल वन रक्षक की तैयारी करते हैं, रीट की तैयारी करते हैं, या फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप साइंस पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, पुलिस और अन्य सभी एग्जाम्स जो भारत के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं, सभी के अंदर आपका ये साइंस काम आएगा। बस एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और आप इस ओम डिजिटल स्टडी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको मिल जाए पीडीएफ इसका। ठीक है। और नोट्स खुद बना लीजिए। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक बार खुद नोट्स बना लीजिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है ना। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए साथियों, कल मैंने आपको जो करवाया था वो मैंने आपको सामान्य जानकारी करवाई थी, है ना, सामान्य जानकारी करवाई थी। लेकिन आज मैं आपको सामान्य जानकारी नहीं करवा के आज मैं आपको कोशिका के बारे में करवाने वाला हूँ। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो पीछे आपने पढ़ा पिछले पार्ट में, उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई विज्ञान क्या है, उसके बाद विज्ञान के कितने पार्ट हैं, उन पार्टों को कितने कितने भागों में बांटा गया है, उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया था, या कहने का मतलब सामान्य जानकारी हमने ले ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें जीव विज्ञान पढ़नी है। जीव विज्ञान को हमने 2 पार्ट में विभाजित किया था। एक पार्ट आपका जंतु विज्ञान था और दूसरा पार्ट आपका था पादप विज्ञान, है ना। फिर मैंने जंतु विज्ञान को पढ़ाना स्टार्ट किया था। जंतु विज्ञान में मैंने आपको बताया जंतु विज्ञान का जनक कौन है, कौन सी पुस्तक लिखी, द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की, है ना, और आधुनिक वर्गीकरण किसने किया। फिर जंतु विज्ञान को कितने पार्टों में बांटा? हमने जंतु विज्ञान को 4 पार्टों में बांटा। पहला जो पार्ट था वो आपका था सजीवों का संगठन, है ना, सजीवों का संगठन। और सजीवों के संगठन में सबसे पहले आपका था कोशिका। तो हम आज कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें पीछे मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं किसकी? कोशिका की। ठीक है ना। हाँ, कोशिका की बात करते हैं। बस आप अच्छे से बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास को कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोशिका क्या है। यानी कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अच्छा, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा शरीर जो है ना वो किस से मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसलिए इस कोशिका को क्या बोल देते हैं? संरचनात्मक इकाई बोल देते हैं। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई हम कोशिका को क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर के होता है। किससे मिलकर के होता है? कोशिकाओं से मिलकर के। और कोशिकाओं के माध्यम से ही क्या कर पाते हैं? हम काम कर पाते हैं। जैसे अभी मैं बोलने का काम कर रहा हूं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो मैं बोलने का काम जीभ के द्वारा कर रहा हूं, तो जीभ एक कोशिका है। आप कान के द्वारा सुनने का काम कर रहे हैं, तो आपका कान भी एक क्या है? कोशिका है ना। तो हम जो काम करते हैं वो भी किसके माध्यम से करते हैं? कोशिका के माध्यम से। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद पता होना चाहिए इस कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक नंबर आपको बात ध्यान रखनी है 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था। रॉबर्ट हुक नाम का। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन आपको पूछे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये जो कोशिका थी ये मृत माध्यम में इसने क्या की थी? खोजी थी। ये क्या था? इसका मृत माध्यम था। यानी ये जो कोशिका थी ये क्या थी? मृत थी,
ना, मरी हुई कोशिका खोजी थी उसने, रॉबर्ट हुक ने। तो बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीवित कोशिका की खोज 1683 या फिर 1674, आपको अलग अलग मिलेगा साथियों। ये दे रखा है 10th क्लास की बुक में और ये दे रखा है 8th क्लास की बुक में। अब कौन से को माने, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी के आंकड़े हैं। अब एनसीईआरटी भी देखो कंफ्यूज है, 83 दें या 74 दें, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक मिलेगा, या तो 83 मिलेगा या फिर मिलेगा 74। अगर आपको 83 मिले 83 करना है, 74 मिले तो 74 करना है, दोनों नहीं देंगे, ठीक है ना, दोनों नहीं देंगे। अच्छा, 1683 या फिर 1674 में एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम का व्यक्ति था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम का व्यक्ति था। उसने कोशिका की खोज जो की थी वो जीवित माध्यम में की थी। कैसे माध्यम में की थी? जीवित माध्यम में की थी, ये बात आप ध्यान रखोगे। मृत माध्यम में की थी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, और जीवित माध्यम में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने खोज की थी। यहां तक बात समझ में आई? सबसे पहले कोशिका क्या है, उसकी खोज किसने की। अब बात आती है साथियों, एक इस कोशिका से संबंधित सिद्धांत दिया गया है और उसको कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यह बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था 1838-39 में। 1838-39 की बात है। 1838-39 ईस्वी के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था टी स्वान, एक का नाम था टी स्वान और दूसरे का नाम था एम स्लाइडन। एम स्लाइडन, ये दो व्यक्ति थे, टी स्वान और एम स्लाइडन नाम के व्यक्ति। इन्होंने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अच्छा, कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था? इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि जो कोशिका का जो निर्माण होता है, कोशिका का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, यही बात इन्होंने बताई थी। इन्होंने कहा कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होने का मतलब, मान लो ये कोई कोशिका है, इस कोशिका का जो निर्माण हुआ है वो इससे पहले जो कोशिका थी उसी से हुआ है। यानी इसका तो क्या हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म हो गई और इसी ने किसका रूप ले लिया, इस कोशिका का रूप ले लिया। यही बात इस कोशिका सिद्धांत के अंदर बताई गई थी टी स्वान और एम स्लाइडन के द्वारा। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो टी स्वान और एम स्लाइडन नाम के व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर सकता हूं आपसे। उसके बाद बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है और सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। सबसे छोटी कोशिका का जो नाम है वो है आपका पीपीएलयू, या फिर इसी को ही कहा जाता है प्लूरोनियोनिया, प्लूरोनियोनिया, नियोनिया, प्लूरोनियोनिया। और इसे ही कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो पीपीएलयू या फिर प्लूरोनियोनिया या फिर माइकोप्लाज्मा होती है। इसी कड़ी में आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछ सकता है कि इस शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है, तो इसका आकार होता है 175 × 55 mm यानी 55 mm। कहने का मतलब ये आकार पूछा भी गया है आरएएस के अंदर, आरएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कल भी बताया था 2013 में प्री केंद्रीय क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस 2013 प्री के अंदर। तो आपको भी ध्यान रखना है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आपको बात ध्यान रखनी है कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका, इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम है जल। सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है कोशिका के अंदर। कितना % जल पाया जाता है, तो 70 से लेके आपका जो जल पाया जाता है वो 75 से लेके 85% तक इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है।
अगर हम उसके बाद बात करें 1 नंबर जल, 2 नंबर आपका पाया जाता है O2, है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप में कितने परसेंट होता है? ऑक्सीजन अपने आप में कितना होता है? 65% होता है अपने आप में। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक मात्रा में जल होता है कोशिका के अंदर। तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी साथियों, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, साथ साथ में बोल के देखो, आपको याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं। एक बार बोल के देखो, है ना। उसके बाद इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये मृत कोशिका थी। उसके बाद बारी आई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 या फिर 1683, एक आंकड़ा आपको दिया मिलेगा, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित माध्यम में कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत जो है ना वो प्रतिपादित किया था टी स्वान और एम स्लाइडन नाम के व्यक्ति ने 1838-39 के अंदर। कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये बात इस कोशिका सिद्धांत में बताई गई है। सबसे छोटी कोशिका का नाम PPLU होता है, या फिर प्लूरोनियोनिया, या फिर माइकोप्लाज्मा होता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो आपकी सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार मैंने आपको बता दिया 175 × 55 mm। उसके बाद मैंने आपको बताया सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कोशिका के अंदर जल पाया जाता है 75 से 85%। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अपने आप में ये 65% पाई जाती है, अपने आप में 65% पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, तो है ना। ऑर्गन भी होता है, फास्फोरस भी होता है ना। फास्फोरस भी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये कुछ मिला के इस प्रकार से 100% हो जाता है, लेकिन ये 65% आपकी ऑक्सीजन होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे और बताता हूँ, है ना। चलिए मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ ये। चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब हम कोशिका के बारे में और आपको क्या याद रखना है? कोशिका के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कोशिका बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। इसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो साथियों कोशिका को हम देख सकते हैं किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम किसको देख सकते हैं? कोशिका को देख सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता ही देता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछ सकता है आपसे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है ना वो किसने की थी? तो उनका नाम था, एक का नाम था नोल और दूसरे व्यक्ति का नाम था रस्का। नोल और रस्का नाम के व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। और कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। जो प्रकाश के माध्यम से हम देखते हैं ना, कागज जलाते थे छोटी उम्र में, वही सूक्ष्मदर्शी, उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? नोल और रस्का नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अब बात आती है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? विज्ञान के कई पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी, पेरेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, इस प्रकार से ये आपने सुने होंगे नाम। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कोशिका का अध्ययन जो है ना वो कौन सी विज्ञान में किया जाता है। तो भाई कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान में किया जाता है। लेकिन साथियों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, और अगर ये पूछेगा तो आपको ऑप्शन में कोशिका विज्ञान नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? साइटोलॉजी। क्या मिलेगा? साइटोलॉजी मिलेगा। इस प्रकार से लिखा हुआ साइटोलॉजी। तो ध्यान रखना, साइटोलॉजी को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इस साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो कोशिका होती है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। कोशिका जो होती है उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। कोशिका को 2 पार्ट में बांट दिया। एक पहला जो पार्ट है साथियों वो होता है आपका कोशिका भित्ति। पहला पार्ट होता है कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति। दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। दूसरा पार्ट जीव द्रव्य। पहला पार्ट कोशिका भित्ति, भित्ति नहीं होगी तो झिल्ली होगी, है ना। ये थोड़ा सा अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे आपको समझ में आ जाएगा कब झिल्ली होगा कब भित्ति होगा। अच्छा, जीव द्रव्य भी पाया जाता है। कोशिका को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, कोशिका भित्ति या झिल्ली, और दूसरा पार्ट आपका जीव द्रव्य। अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे।
उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने आपको बताया है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसके द्वारा देख सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, कोशिका का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, कोशिका कितने भागों में बंटी होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, 1683 या फिर 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। ये दोनों बात मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी होनी चाहिए। कोशिका जो होती है वो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में टी स्वान और एम स्लाइडन नाम के व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। सबसे छोटी कोशिका आपकी पीपीएलयू यानी प्लूरोनियोनिया या फिर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका आकार मैंने आपको यहां पर बता दिया। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है वो 65% होती है। कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नोल और रस्का नाम के व्यक्ति ने की थी। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कोशिका भित्ति और दूसरा होता है जीवद्रव्य। कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य, यहां तक आपको कोई तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों, इसका मैं जवाब आपको कल दे दूंगा। ठीक है ना, आज तो मैं लाइव नहीं हूं, तो लाइव नहीं हूं तो इसका मतलब आप देख नहीं पाओगे, लेकिन कल आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर एक बार जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, अभी मैंने आपको बताया हमें पढ़ना है इन दोनों पार्टों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त होती है। हाँ, बात कोशिका भित्ति की करते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, तो पता होना चाहिए जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका, ये कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। कोशिका का बाहरी आवरण, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका के बाहरी आवरण को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं साथियों, कोशिका भित्ति बोलते हैं कोशिका के बाहरी आवरण को। एक नंबर बात आपको समझ में आई होगी। यानी लास्ट में आपको जो मिलेगा, लास्ट में इस प्रकार से कोशिका के चारों ओर जो लास्ट में आपको मिलेगा वही आपका क्या है, कोशिका भित्ति है ना। लास्ट में आपको जो मिलेगा वही क्या है, आपका कोशिका भित्ति है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर आपको और सामान मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन सबसे बाहरी जो आवरण होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, 5 स्टार बात, जिसको हम 5 स्टार बोलते हैं ना, तो 5 स्टार बात यह है कि यह केवल और केवल या फिर सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, केवल या सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, वनस्पति कोशिका या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। वनस्पति या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आज तक रिकॉर्ड है साथियों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता, ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये केवल और केवल किसके अंदर होती है, वनस्पति या फिर पादप कोशिका में होती है। यानी जिस कोशिका के चारों ओर, यानी ये दो कोशिका, एक कोशिका ये है और एक कोशिका आपकी ये है, एक कोशिका आपकी ये है ना, एक कोशिका ये है और इसके अंदर एक पार्ट मैंने और बना दिया, एक पार्ट मैंने ये बना दिया साथियों। हाँ, इसके अंदर मैंने एक पार्ट और बना दिया, मान लो इस प्रकार से एक परत और लगा दी मैंने ना, एक परत और लगा दी। तो ये जो अंदर वाली परत है लाल वाली, इसको तो हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। और इस बाहर वाली परत को कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, पादप कोशिका कहेंगे। तो आप इसको देख करके ही बता सकते हो ये कौन सी कोशिका हो गई, ये आपकी पादप कोशिका हो गई, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, आपकी भित्ति है। लेकिन इसमें देखो एक ही क्या है आपका, एक ही ये मतलब आवरण है। तो अगर एक आवरण है इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी झिल्ली है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, झिल्ली। क्योंकि झिल्ली के चारों ओर एक आवरण और होता है, लेकिन वो केवल और केवल किस में होता है, वो केवल और केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तो ये जो कोशिका है
इसमें सिर्फ एक ही आवरण है, इसका मतलब ये झिल्ली का आवरण है, इसमें भित्ति का आवरण नहीं है, क्योंकि भित्ति का आवरण तो एक और होगा उसके ऊपर, उसी को मानेंगे, है ना। तो ये आपका झिल्ली का आवरण है, और झिल्ली केवल और केवल झिल्ली किस में होती है, दोनों के अंदर होती है। क्योंकि पादप कोशिका में भी देखो झिल्ली है, लेकिन पादप कोशिका में एक पार्ट ज्यादा होता है, ये वाला भित्ति वाला, लेकिन जंतु कोशिका में इसके चारों ओर जो परत है वो नहीं पाई जाती, झिल्ली पाई जाती है। तो ये कौन सी कोशिका हो गई आपकी, ये जंतु कोशिका हो गई। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आई होगी। और आगे आगे बढ़ेंगे, आगे और भी समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो केवल और केवल वनस्पति या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। एक नंबर बात, जबरदस्त बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, ध्यान रखना, सेलुलोज की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति, और सेलुलोज की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपका सेलुलोज। और सेलुलोज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ जो सेलुलोज होता है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे ज्यादा प्रकृति के अंदर कोई पदार्थ नहीं पाया जाता, केवल सेलुलोज ही ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये बात मैं आपको पाचन तंत्र में दोबारा करवाऊंगा, सेलुलोज तब बताऊंगा, और फिर एक बार सेलुलोज और करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। तो आपका 3 बार ये सेलुलोज हो जाएगा, फिर आपका याद अच्छे से आपको याद रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति कोशिका का बाहर का आवरण बनाती है, केवल वनस्पति कोशिका में या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब आप नोट लगा के ये बात याद रख सकते हैं, है ना। ये नोट मैंने लगा दिया, और नोट में आपको ध्यान रखना है कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका का बाहर का आवरण क्या होता है? जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को हम बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली। सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को झिल्ली बोलते हैं, और जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है? भित्ति कहलाता है। और पादप कोशिका में आपकी झिल्ली भी पाई जाती है और आपकी भित्ति भी पाई जाती है ना। झिल्ली और भित्ति दोनों पाई जाती है आपकी पादप कोशिका में। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भित्ति जो है ना, भित्ति झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। यानी ये आपकी अंदर झिल्ली है तो इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? आपको भित्ति पाई जाएगी। बाहर वाला पार्ट हमेशा भित्ति कहलाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिए डिटेल से देखना। मैंने आपको बताया 2 पार्ट होते हैं आपकी कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। यह सिर्फ वनस्पति कोशिका में या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। वनस्पति कोशिका या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। यहां तक कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं है। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और साथियों, जंतु कोशिका जो होती है ना, जंतु कोशिका, उसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? उसका बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है, या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ये जो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर जो मेम्ब्रेन होता है वो लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कहने का मतलब झिल्ली तो प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन भित्ति आपकी किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। भित्ति आपकी सेलुलोज की, और झिल्ली जो होती है वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। समझ में आई बात? बिल्कुल। उसके बाद है कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली का क्या है? बाहर का आवरण। यानी जो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है ना। प्लाज्मा झिल्ली अंदर होती है, उसके बाद क्या होती है? प्लाज्मा, ये आपकी कोशिका भित्ति होती है, अंदर झिल्ली होती है। उसके बाद पादपों में कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। पौधों के अंदर तो दोनों पाई जाती हैं, भित्ति और झिल्ली, लेकिन जंतु में सिर्फ एक पाई जाती है, ये झिल्ली, ये भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ तक क्लियर होगा आपको बिल्कुल अच्छे से? समझ में आया तो वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया कोशिका भित्ति का। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है जीव द्रव्य। मैंने आपको बताया था जो कोशिका होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। कोशिका के 2 पार्ट थे, एक था आपका कोशिका भित्ति और दूसरा था जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति मैंने आपको करवा दिया। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव्य के बारे में। देखिए जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य की बात करते हैं। जीव द्रव्य क्या है?
अब समझना, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। कोशिका का जो बाहरी आवरण है, कोशिका का जो बाहरी आवरण है, कोशिका का बाहरी आवरण, अब कोशिका का बाहरी आवरण दो प्रकार का हो सकता है, या तो भित्ति हो सकता है, कोशिका भित्ति, या फिर क्या हो सकता है, झिल्ली हो सकता है। भाई झिल्ली तो किसके अंदर होगा, जंतुओं के अंदर, और भित्ति किसके अंदर होगा, पादपों के अंदर। तो जो कोशिका का बाहरी आवरण है, इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ करके, इसको छोड़कर शेष जो भाग बचता है, शेष संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, शेष संपूर्ण भाग जो आपका है वो कहलाता है साथियों जीव द्रव्य। शेष संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। समझना इस बात को, मैं चित्र बना रहा हूं यहां पर, दो मैंने बता दी, दो कोशिका मैं बनाता हूं, एक कोशिका मैंने ये बना दी, इसके अंदर मैंने एक पार्ट और दे दिया ये, है ना, और एक कोशिका मैंने ये बना दी, ठीक है, एक कोशिका मैंने ये बना दी। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दो आवरण है, इसका मतलब ये आपकी भित्ति हो गई, ये आपकी भित्ति हो गई, और ये अंदर वाली आपकी क्या हो गई, झिल्ली, अंदर वाली क्या हो गई, झिल्ली हो गई। अच्छा, इसमें ये क्या है, आपकी झिल्ली है, इसमें भित्ति है नहीं, तो ये आपकी जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका है। तो आप बाहरी आवरण को छोड़ दो, इसमें आप इस बाहर वाली परत को छोड़ दो, इस बाहर वाली परत को छोड़ करके जो अंदर वाला जो शेष संपूर्ण भाग बचता है उसको हम क्या कहेंगे, उस अंदर वाले भाग को कहेंगे जीव द्रव्य। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। इसी प्रकार से आप इस बाहर वाले पार्ट को छोड़ दो और शेष संपूर्ण जो भाग बचता है उसको हम क्या बोल देंगे, जीव द्रव्य बोल देंगे। तो बात आपको समझ में आई होगी। कोशिका के बाहरी आवरण को छोड़कर, कोशिका के बाहरी आवरण का मतलब भित्ति या फिर झिल्ली को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। समझ में आया होगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जीव द्रव्य के बारे में एक हेक्सले नाम का व्यक्ति था, हेक्सले नाम का व्यक्ति था, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जीव द्रव्य जो है ना, जीव द्रव्य के बारे में हेक्सले नाम के व्यक्ति ने एक बात कही थी। इसने कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है ना, जीव द्रव्य वो जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार। याद रखना हमेशा के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा गया, जीव द्रव्य को। किसने कहा, हेक्सले नाम के व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, हेक्सले नाम के व्यक्ति ने कहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ये बात पे आप ध्यान रखोगे। इस साइटोप्लाज्म को या फिर जीव द्रव्य को हेक्सले नाम के व्यक्ति ने जीवन का भौतिक आधार कहा था, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, ये जो जीव द्रव्य होता है इसके कितने भाग होते हैं। जीव द्रव्य को हमने कितने पार्ट में बांटते हैं, जीव द्रव्य को हमने कितने भागों में बांट दिया। तो जीव द्रव्य की अगर हम बात करते हैं, जीव द्रव्य के भागों की बात करते हैं, तो जीव द्रव्य को हम दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका, पहला जो पार्ट आता है वो आता है कोशिका द्रव्य। पहला पार्ट क्या करता है, कोशिका द्रव्य। एक नंबर पार्ट आपका कोशिका द्रव्य आता है। और दूसरा जो पार्ट है, दो नंबर जो पार्ट है वो होता है आपका केंद्रक। दो नंबर पार्ट क्या होता है, केंद्रक होता है। यानी जो जीव द्रव्य होता है उसको हमने दो पार्ट में विभाजित कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। तो सबसे पहले में किसको पढ़ना है, कोशिका द्रव्य को पढ़ना है। आप ये मत कह देना आप तो पार्ट पार्ट बता रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो। दोस्त पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ देखो मैंने पढ़ाया है। लेकिन जैसे जैसे पार्ट आएंगे हम डिटेल से चलेंगे, एक एक बात को कवर करते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ, आपसे दावा करता हूँ। बस एक बार मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आलतू फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के ऊपर फोकस होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य की अगर बात करते हैं तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य हम किसको कहेंगे, कोशिका द्रव्य हम किसको कहेंगे, यानी आपका जो केंद्रक होता है, आपका जो केंद्रक होता है, केंद्रक और आपका जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का जो भाग है ना, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का जो भाग होता है, इस मध्य वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जैसे एक मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूं, ये मान लो हमारी कोशिका है, इसके चारों में और मैंने एक पार्ट और बना दिया। एक कोशिका मैंने ये बना ली, एक कोशिका मैंने ये बना ली, इसके अंदर मैंने ये बना दिया केंद्रक,
ये मैंने क्या बना दिया, केंद्रक बना दिया। तो ये तो आपकी कौन सी कोशिका है साथियों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक भाग है, एक परत है। इसका मतलब ये क्या है, झिल्ली है सिर्फ, ये आपकी केवल और केवल झिल्ली है ना। तो ये आपकी कौन सी कोशिका हो गई, ये जंतु कोशिका हो गई, है ना। और इसमें दो भाग हैं, ये आपकी भित्ति है, ये आपकी भित्ति है, और ये आपकी क्या है, झिल्ली। ये आपकी क्या है, झिल्ली, और ये आपका क्या है, केंद्रक, अंदर वाला केंद्रक है। तो ये आपकी कौन सी कोशिका हो गई, पादप कोशिका। तो मैंने एक पादप कोशिका बना ली, एक मैंने जंतु कोशिका बना ली। अब मैंने क्या बताया कोशिका द्रव्य के बारे में, कि केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का भाग है, ये केंद्रक हो गया आपका, ये केंद्रक हो गया, और ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये वाली। इसके मध्य जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका कोशिका द्रव्य कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में हम इस केंद्रक को शामिल कर लें और प्लाज्मा झिल्ली को शामिल कर लें, तो क्या बन जाता है, जीव द्रव्य बन जाता है। समझना इस बात को, जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य तो होता है इस कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर हम किसको शामिल कर लेते हैं, इस केंद्रक को शामिल कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है, जीव द्रव्य। और जब हम केंद्रक को अलग रख लेते हैं और ये मध्य मध्य का भाग ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोशिका द्रव्य। इस प्रकार से यहाँ भी है, ये आपकी झिल्ली है और ये केंद्रक है, इसके मध्य का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोशिका द्रव्य क्या है, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जीव द्रव्य क्या है, अच्छा कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जीव इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, इसी भाग में पाए जाते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःपृथ्वी जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, लवक हो गया, है ना, ये सभी के सभी जो कोशिकांग आपके होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य वाले भाग में पाए जाते हैं। यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। फिर से देख लीजिए, कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसको छोड़ करके शेष संपूर्ण भाग को हम जीव द्रव्य बोलते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को हेक्सले नाम के व्यक्ति ने क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, एक भाग आपका कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा भाग आपका केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग होता है, और आपका जो ये जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, कोशिकांग है। अब इससे आगे हमें जो पढ़ना है वो, इस अगर कोशिका द्रव्य को कंप्लीट पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कोशिकांग को पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिकांग हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। देखिए जीव द्रव्य की बात करते हैं क्योंकि जीव द्रव्य तो पढ़ना था, कोशिका द्रव्य हम पीछे देखो पढ़ चुके हैं, ये कोशिका भित्ति हम पढ़ चुके हैं, अब हमें जीव द्रव्य पढ़ना है। तो जीव द्रव्य देखो ये रहा, कोशिका के बाहरी आवरण यानी कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। इसे हेक्सले नाम के व्यक्ति ने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार बताया था, किसको, जीव द्रव्य को। इसके दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अभी मैं बताया था ना मैंने, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का भाग क्या कहलाता है, आपका केंद्रक द्रव्य कहलाता है, सॉरी कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के सभी आवश्यक अंग जिसको हम कोशिकांग बोलते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव्य वाले भाग में पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव्य वाले भाग में पाए जाते हैं। यहां तक आपको कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, अगले वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। उम्मीद कर सकता हूं साथियों आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। इससे आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोशिकांग। इससे आगे हमें क्या पढ़ना है, कोशिकांग पढ़ना है, ठीक है ना, कोशिकांग इससे आगे पढ़ना है। कोशिकांग में हम पढ़ने वाले हैं जैसे अंतःपृथ्वी जालिका हो गया, है ना, 2 नंबर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, इस प्रकार से लवक हो गया। इस प्रकार से हम कंप्लीट कवर कर लेंगे और आपका बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिए साथियों, क्योंकि बार बार कहीं आपको न पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ने में आपका काम हो जाए, ऐसा आपको पढ़ना और ऐसा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे क्लास को अगर आप रेगुलर लेंगे, टाइम टू टाइम अगर आप रेगुलर लेंगे, डेली आप ये अपना मोटिव बना लेंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे इस बात को कि हमें क्लास लेनी है और पढ़ना ही है, तो साथियों बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप 1 रक्षक की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है आपका ये साइंस। उसके बाद पटवारी के अंदर साइंस आ गया, उसके बाद राजस्थान
लेवल का और भी एग्जाम बहुत सारे हैं, जैसे अभी रीट का है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हैं राजस्थान के अंदर, सभी में साइंस आता है, आपको पता है। उसके बाद इंडिया लेवल की बात करें तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर कोई अन्य डीआरडी हो गया, है ना, दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सभी के अंदर आपका साइंस आता है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, और ये जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ, और आप अपना नोट्स खुद तैयार करते रहिए, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी होती है। साथियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है तो इतनी ही क्लास ले पाऊंगा, लगभग आधा घंटे की। उसके बाद इससे आगे जो है ना वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल इस क्लास का को शेयर करके जाएंगे। अगर आपको पसंद आया, आपके भाई की मेहनत आपको पसंद आई है, तो आप शेयर जरूर करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।